ठीक हो गया। मैं स्टार्ट करा देती हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन का ओवरव्यू और मैंने आप लोगों को कहा था मतलब बेसिकली ग्रोथ हार्मोन ओवरऑल पढ़ लिया था, उसकी डायग्नोसिस पढ़ ली थी। फिर मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस जिसे हम एक्रोमेगाली कहते हैं और ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो मैं आप लोगों को स्टार्ट कराने लगी हूँ। परसों पढ़ाया था पहले मैंने आप लोगों को। अच्छा, अब एक्रोमेगाली बेसिकली क्या होता है? एक्रोमेगाली हमारे पास एक कंडीशन होती है जो हमारे पास result करती है पैथोलॉजिकली ऑटोनोमस एक्सेस तो वास्ट मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स के अंदर जो हाउएवर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, ठीक है, बॉडी के किसी हिस्से में, जो कि हमारे पास एक्टोपिक प्रोडक्शन, एक्टोपिक होता है कि एक तो होता है ना हमारे पास हार्मोन की प्रोडक्शन उसके ठीक है, जैसे फॉर पिट्यूटरी पर एक टॉपिक प्रोडक्शन होता है कि कोई और ऑर्गन है और वहां पे कोई ऐसा रिलीज है, ठीक है, लेकिन बहुत रेयर है तो उनको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक्रोमेगाली के सिम्टम्स क्या होते हैं? ठीक है, अब क्या होता है कि अगर ग्रोथ हार्मोन का ट्यूमर, जो मैंने आपको बताया ना, मोस्ट कॉजेज एक्रोमेगाली के होते हैं। कोई पिट्यूटरी ट्यूमर, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर बन गया, ठीक है, एक ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर अकर बिफोर एपिफिशियल क्लोजर। एपिफाइजियल क्लोजर क्या होता है कि हर हर जो आपकी बॉडी के अंदर बोन होती है ना, वो एक पॉइंट पे आके उसकी प्लेट्स क्लोज हो जाती है ग्रोथ के टाइम। ग्रोथ रुक जाती है और प्लेट्स क्लोज हो जाती है। अगर तो ग्रोथ हार्मोन का ट्यूमर, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर आपके पास क्लोजर से पहले है, अभी क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का बेसिकली है जिसके अंदर एपिफिशियल प्लेट्स की ग्रोथ एक बड़े हाथ के पहले होता है, लेकिन अगर एपिफिशियल क्लोजर हो गया और बाद में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर प्रोड्यूस हुआ है, यानी बाद में एग्रोमेगैली हुई है, तो हमारे पास क्लासिकल या क्लासिकल बट इंसिडियस यानी क्लासिकल सिम्टम्स आएंगे आपको एक्रोमेगैली के, लेकिन इंसिडियस। इंसिडियस का मतलब है छुपे हुए आएंगे। यानी जैसे अगर जाइगैंटिज्म है वो तो आपको सामने नजर आ रहा है ना कि बड़ा लंबा चौड़ा, ऊंचा लंबा है, बड़े हाथ है, बड़े पाँव, लेकिन हमारे पास जो एपिफिशियल क्लोजर प्लेट के क्लोज होने के बाद ग्रोथ हार्मोन का ट्यूमर बनता है ना, उसके अंदर हमारे पास इंसिडियस फीचर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता शो होना शुरू होते हैं। जैसे कि हमारे उसमें हमारे पास बोनी एंड सॉफ्ट टिश्यू ओवर ग्रोथ होता है। अच्छा, अब वो जो फीचर्स है ना, जो मैंने कहा कि बोनी और सॉफ्ट टिश्यू ओवर ग्रोथ के फीचर्स होते हैं, वो क्या क्या है? These include progressive enlargement of the hands and feet as well as growth of facial bone. अब प्रोग्रेसिव gigantism में एकदम से आपको बड़ी बड़ी चीजें नजर आएंगी, लेकिन अगर आपका एपिफिशियल प्लेट की एपिफिशियल क्लोजर से पहले जी प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, तो आपको क्या नजर आएगा? प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ हैंड, आहिस्ता आहिस्ता हाथ और पाँव बढ़ेंगे, फेशियल बोन्स बढ़ेंगी जिसमें हमारे पास मैंडिबल है और स्काई की बोन्स बड़ी बड़ी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो के दरमियान गैप भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास एक डीप क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया एंटेगोनिस्ट होता है, यानी इंसुलिन के अगेंस्ट काम करता है। इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर कम करना, ग्रोथ हार्मोन का काम है ब्लड शुगर को बढ़ाना। तो जिस पेशेंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस होगी, ऐसे पेशेंट में ग्लूकोज इंटॉलरेंस और ओवर डायबिटीज हो सकती है एक्सेस ग्लूकोज की वजह से। इसके अलावा हमारे पास पेशेंट्स के अंदर हाइपरटेंशन देखी जाती है,
कॉमन होता है, स्लीप एपनिया के बीच बीच में आपकी सांस रुक जाती है, फिर आ जाती है, फिर रुक जाती है, इसको स्लीप एपनिया कहते हैं। तो ये भी देखी गई है ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस के पेशेंट्स में। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑर्गेनोमेगाली स्पेशली थायरोमेगाली इज कॉमन। हमारे पास ऑर्गेनोमेगाली यानी ऑर्गन्स की इनलार्जमेंट हो जाती है स्पेसिफिकली, जिसमें हमारे पास थायराइड का ऑर्गन जो है वो इनलार्ज हो जाता है। हाउएवर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होता, याद रखें ऑर्गन इनलार्ज हो रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं हो रहा। हाउएवर हाइपरथायरॉयडिज्म सिर्फ ऐसे केस में हो सकता है कि आपके पास जो ट्यूमर है ना, जो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, वो साथ में हमारे पास टीएसएच को भी सिक्रेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ तब हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, वरना सिर्फ ऑर्गेनोमेगाली होगी, ऑर्गन इनलार्जमेंट होगी। ठीक है। और जो एक्रोमेगैलिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक्सेसिव स्वेटिंग और हीट इंटॉलरेंस भी देखी जाती है। अच्छा, फीचर्स स्लोली डेवलप विद टाइम एंड पेशेंट और फैमिली में बी अनअवेयर ऑफ द चेंजेस, यानी आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करता है एक्रोमेगैली। खासतौर पे एक्रोमेगैली वो वाला जो ग्रोथ हार्मोन जो एपिफिशियल प्लेट के क्लोजर के बाद ट्यूबर बनता है। तो अक्सर पेशेंट या उसके घर वालों को नहीं पता चल पा रहा होता, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रहा होता है और एक्रोमेगैली। ठीक है, अगर आप ट्रीट नहीं करोगे एक्रोमेगैली की तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या, आपके पास हार्ट हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह जो है, ये इस डिजीज के अंदर बढ़ जाते हैं। सो ऐसा पेशेंट जिसको एक्रोमेगैली है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि जिन लोगों को एक्रोमेगैली होती है उनके अंदर कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो कैंसर सर्वेलेंस प्रोग्राम्स जो है ना वो रिकमेंड किए जाते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनको एक्रोमेगैली हो। ठीक हो गया। अब डायग्नोसिस, मैंने आप लोगों को कल ही मेरे परसों मैंने बल्कि आप लोगों को डायग्नोसिस पढ़ाई थी। एक्सेस अगर आपके पास जो है वो ग्रोथ हार्मोन होगा तो आप लोगों ने ग्लूकोज टॉलरेंस या ग्लूकोज ओवरलोडिंग करके देखना है। ठीक है। डायग्नोसिस रिलेटिवली हमारे पास पेशेंट्स में इजी होती है जिनको एक्रोमेगैली होती है, क्योंकि सिम्टम नजर आ रहे होते हैं फिजिकल। हाउएवर हमारे पास भी मैंने आप लोगों को बताया था ना, अगर आप लोगों के पास ग्लूकोज लोडिंग के बाद भी एलिवेटेड लेवल ऑफ जीएच होगा, वो जो मैंने परसों पढ़ाया था, वो इसका यानी जो ग्लूकोज लोड वाला टेस्ट था ना, वो इसका डायग्नोसिस है। हाउएवर वो पेशेंट जिनके अंदर ग्रोथ हार्मोन के लेवल नॉर्मल है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 के लेवल्स हम लोग चेक कर लेंगे, और वो एलिवेटेड होंगे तो मोस्ट लाइकली का केस में हमारे पास अगर फिजिकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली हमारे पास ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस होगा। यही मैंने जो आप लोगों को परसों पढ़ाया था। आगे आ जाओ जी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की तरफ। ठीक है जी। अब जो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है ना, वो हमारे पास बच्चों के अंदर भी हो सकती है और अडल्ट में भी हो सकती है। ठीक हो गया। अगर बच्चों के अंदर होती है तो मोस्टली जेनेटिक या फिर ट्यूमर्स की वजह से होता है। ठीक है। अम, बच्चों के अंदर, और अगर अडल्ट में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब है कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिफेक्टिव एबनॉर्मेलिटी आपकी पिट्यूटरी की। ठीक हो गया। बच्चों के अंदर अगर है तो जेनेटिक है, फेमिलियल है या ट्यूमर्स की वजह से है, और अडल्ट के अंदर यूजुअली स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द पिट्यूटरी की वजह से ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, जेनेटिक डिफेक्ट्स एंड अदर कॉजेज कॉजिंग ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। अब कौन सी ऐसी चीजें जो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी कॉज कर रही है, वो म्यूटेशन भी हो सकती है, वो हमारे पास ट्यूमर्स, वो डिफेक्ट्स, वो सारा मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है। सेवरल डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड इन द जीएच ग्रोथ हार्मोन एक्सेस। सबसे कॉमन जो है ना वो हमारे पास एक रिसेसिव म्यूटेशन है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के जीन में, यानी वो जीन जो इम्पोर्ट कर रहा है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के रिलीज को। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, आपका हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था। अगर कोई म्यूटेशन आ रही है उस जीन के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास जीएच की सिक्रीशन नहीं होगी। क्यों? जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज नहीं होगा तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट नहीं करेगा। जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट नहीं करेगा तो हमारे पास रिलीज भी नहीं होगा ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। एक और म्यूटेशन होती है जो कि ग्रोथ हार्मोन के जीन को इफेक्ट कर रही होती है, यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन नॉर्मल है लेकिन ग्रोथ हार्मोन का जीन डिफेक्टेड है, उसमें म्यूटेशन है जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन नहीं होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी म्यूटेशन होती है जो ग्रोथ हार्मोन की इनसेंसिटिविटी कर देती है, यानी आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। जिनमें कौन से आ जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर की कोई म्यूटेशन, यानी जिस रिसेप्टर ने ग्रोथ हार्मोन को एक्सेप्ट करना है उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ गई है। इसके अलावा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की बायोसिंथेसिस में कोई म्यूटेशन आ गई है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर में कोई म्यूटेशन आ गई है, या ग्रोथ हार्मोन की सिग्नल ट्रांसडक्शन में कोई म्यूटेशन आ गई है। इन सारी म्यूटेशन को बच्चों याद कर लेना, ज्यादा इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चरल रीजंस ऑफ द पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में आल्सो कॉज ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, यानी अगर हाइपोथैलेमस में कोई लीजन है, कोई ट्यूमर है, और आपके पास या पिट्यूटरी में कोई लीजन है, वो भी हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी कॉज कर सकते हैं। अब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कौन कौन से हैं? जो इसके सिम्टम्स आते हैं ना वो जनरली हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के सोर्स को सोच लो, अगर ग्रोथ हार्मोन का कहाँ पे ग्रोथ करना है
तो इसकी डेफिशिएंसी क्या होगी, आपके पास नॉर्मली ग्रोथ डेफिशिएंट ग्रोथ होगी, शॉर्ट स्ट्रेचर होगा। इसके अलावा हमारे पास इसके ना नॉर्मली जो सिम्टम्स होते हैं काफी वेग होते हैं, काफी ना छुपे हुए होते हैं, जिसमें हमारे पास सोशल विड्रॉल आ जाता है। यानी पेशेंट होगा जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, वो सोशल नहीं होगा, ज्यादा लोगों से मिलेगा नहीं, फटीग होगी, हर वक्त थका थका रहेगा, लॉस ऑफ मोटिवेशन, वो डिप्रेस्ड रहेगा, एंड डिमिनिश्ड फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, और वहाँ उनसे फिर फील होगा कि उसकी बॉडी नॉर्मल नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टडीज हैं जिन्होंने शो किया है कि जिन लोगों के अंदर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है उनके अंदर मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होते हैं, यानी डेथ के चांसेस बड़े होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है। ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑल्टरेशन इन बॉडी कॉम्पोजिशन। ऑस्टियोपोरोसिस, अगर एडल्ट्स में जी डेफिशिएंसी है तो उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस और लीन बॉडी मास, यानी वो पतले पतले सूखे सूखे कमजोर कमजोर से होंगे ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है। अगर किसी के पास ग्रोथ हार्मोन का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। जी, आप ही मेरी रिक्वेस्ट है कि ना काइंडली जो आपने स्टार्ट में पढ़ाया है ना, तकरीबन पहले के 3-4 मिनट वो एक दफा रिपीट कर दें, रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा मसला आया। मैं पढ़ा रही थी एक्रोमेगैली, ठीक है जी। जो एक्रोमेगैली ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास पैथोलॉजिकल या ऑटोनॉमस एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, यानी ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस है। मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स के अंदर हमारे पास एक्रोमेगैली इसलिए होता है क्योंकि एज अ रिजल्ट ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर, यानी उनके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, लोग के अंदर ट्यूमर होता है, ठीक है। हावेवर कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसके अंदर हमारे पास एक्टोपिक प्रोडक्शन हो रही थी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की, जिसकी वजह से एक्रोमेगैली हो रही है। अब एक्टोपिक प्रोडक्शन का क्या मतलब है, एक तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे पास जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हमारे पास, या एंटीरियर पिट्यूटरी ले लो, उसमें से प्रोड्यूस हो रहा है प्रोलैक्टिन, ये इसकी नॉर्मल साइट ऑफ प्रोडक्शन है। हाउएवर एक्टोपिक प्रोडक्शन कब होती है, जब बॉडी के अंदर कोई न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर बन जाता है, और वो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हमारे एरिया जहाँ ये प्रोडक्शन हो रही है। अब इसकी एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको लंग में या लिवर के अंदर कोई ट्यूमर बन गया, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर बन गया, और उसने प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उसको एक्टोपिक प्रोडक्शन कहेंगे। तो ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे आइसोलेटेड केसेस होते हैं जहाँ पे हमारे पास एक्रोमेगैली इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास एक्टोपिक प्रोडक्शन हो गई होती है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। आप खुद सोच लो, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बगैर वजह के एक्सेस में रिलीज होगा, तो नेचुरली ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज एक्सेस में होएगा, और फिर हमारे पास एक्रोमेगैली के चांसेस हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं, हमारे पास देखा जाता है कि अगर, ये मैंने कहा ना, मेजोरिटी पेशेंट्स में ट्यूमर्स की वजह से ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस होता है। सो हमारे पास अगर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, हमारे पास एपिफिजियल क्लोजर से पहले होता है। एपिफिजियल क्लोजर क्या होता है, हमारे पास बॉडी के अंदर बोन्स होती है, और हर बोन का ना एक टाइम होता है जिसमें उसमें ना ग्रोथ रोक देनी होती है, एपिफिजियल प्लेट्स ने फ्यूज कर जाना होता है, ठीक है। लेकिन अगर उन बोन्स की एपिफिशियल प्लेट्स को फ्यूज होने से पहले हमारे पास ये ट्यूमर बनता है, तो वो इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो होते हैं जाइगैंटिज्म, यानी वो हमारे पास जो पेशेंट होता है वो बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा होता है। हाउएवर अगर हमारे पास एपिफिशियल क्लोजर के बाद ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर होता है, तो हमारे पास वो क्लासिकल सिम्टम्स हमारे पास एक्रोमेगैली के नजर आते हैं, जिनमें हमारे पास प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ हैंड एंड फीट एज वेल एज ग्रोथ ऑफ फेशियल बोन्स इंक्लूडिंग द मैंडिबल एंड बोन्स ऑफ द स्कल। यानी प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, यानी फर्स्ट में नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन मेरे हाथ नॉर्मल से ज्यादा बड़े हो गए हैं, लेकिन वो क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं तो एकदम से नहीं पता चला, ठीक है। जॉ बड़ा हो गया, आपकी स्कल की बोन्स बड़ी हो गई, और कुछ पेशेंट्स के अंदर दांतों के दरमियान बहुत बड़ा गैप भी होता है। मोर ओवर हमारे पास जो एक्रोमेगैली है वो हमारे पास एक ओवर ग्रोथ कॉज करा देती है लॉन्ग बोन्स की, जिसकी वजह से हमारे पास एक डिबिलिटिंग फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस हो सकता है, जो स्पाइन की एक्सेसिव एनलार्जमेंट की वजह से हो सकता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन क्योंकि इंसुलिन का एंटागोनिस्ट है, इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड के अंदर शुगर को बढ़ाना, कम करना, और ग्रोथ हार्मोन इसका एंटागोनिस्ट है, यानी ये ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। सो हमारे पास ऐसे की ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस की वजह से वो डायबिटीज या ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास लेट इलनेस में हाइपरटेंशन, एक्सीलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस वगैरह भी देखी जाती है। पेशेंट्स के अंदर स्लीप एपनिया भी देखा जाता है, और स्लीप एपनिया की चीज है सोने के दौरान आपकी सांस का रुक जाना। इसके अलावा ऑर्गेनोमेगैली देखी गई है। ऑर्गेनोमेगैली हमारे पास है ऑर्गन की इनलार्जमेंट,
स्पेसिफिकली थायराइड ग्लैंड की, लेकिन हाइपर थायराइडिज्म नहीं होता अनलेस की जो ट्यूमर है वो हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर, खाली ऑर्गन मेगाली होती है। इसके अलावा जो एक्रोमेगैलिक पेशेंट्स होते हैं उनमें एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, हीट इंटॉलरेंस है, और नॉर्मली पेशेंट्स है उसकी फैमिली को नहीं पता चल रहा होता है इन चेंजेस का, लेकिन जो पेशेंट्स में हो रहे होते हैं क्योंकि वो प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट पढ़ा दूं मैं। जी आप ही, मैं यही टाइप करने लगी थी कि मेरा यहीं तक था, हो गया। अच्छा, अब मुझे कोई बच्चा बता दे कि इसमें कोई सवाल है तो मैं, नहीं है तो मैं प्रोलैक्टिन की तरफ बढ़ूं। चलो जो प्रोलैक्टिन है ना, ये हमारे पास एक हार्मोन है जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है लैक्टेशन में और ब्रेस्ट डेवलपमेंट। लैक्टेशन क्या होता है? ब्रेस्ट में से मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है जी, तो प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रोथ हार्मोन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन से रिलेटेड होती है, इसका स्ट्रक्चर उनसे सिमिलर होता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्ट इफेक्टर हार्मोन है, यानी जब ये हार्मोन रिलीज हुआ तो ये डायरेक्ट टारगेट टिश्यूज पे एक्ट करेगा। ये ट्रोपिक नहीं है, ये डायरेक्ट इफेक्टर है। अच्छा, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है ना, जो प्रोलैक्टिन है ना, ये हमारे पास एक्ट, इसकी ना जो बेसिक हाइपोथैलेमिक रेगुलेशन होती है ना, वो इनहिबिशन के थ्रू होती है। यानी हमारे पास रेगुलेट कैसे हो रहा होता है? इसको इनहिबिट करने से। यानी प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो स्टिमुलेशन से इसकी रेगुलेशन नहीं होती, इनहिबिशन से हो रही होती है। क्या क्या हमारे पास कॉन्टिन्यूसली बॉडी में डोपामीन प्रोड्यूस हो रहा है, और डोपामीन का काम है प्रोलैक्टिन को इन चेक रखना। ठीक है, जैसे ही बॉडी में डोपामीन कम होता है प्रोलैक्टिन की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर डोपामीन इसे इनहिबिट कर रहा है, इसलिए इसको प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर या पीआईएफ भी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से बात बोलती हूँ। प्रोलैक्टिन एक वाहिद हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन है जिसका मेजर का जो मेजर हाइपोथैलेमिक रेगुलेशन है इज विया इनहिबिशन, नॉट बाय स्टिमुलेशन, विया इनहिबिशन। यानी डोपामीन का कंटिन्यूड प्रोडक्शन जरूरी है ताकि प्रोलैक्टिन को इन चेक रखा जा सके। समझ आई ये बात? क्योंकि डोपामीन का काम है प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करना। अच्छा, अब कौन सी ऐसी चीज केसेस हैं जिसमें हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, कौन से ऐसे केसेस में हमारे पास प्रोलैक्टिन के लेवल्स बड़े हुए हो सकते हैं? सबसे पहले मेडिकेशंस, मैंने नहीं लिखे नाम उनके, बहुत सारे नाम थे, तो आप बुक से देख लेना कि कौन कौन से नाम है मेडिकेशंस के जो प्रोलैक्टिन को इंक्रीज करते हैं। डिसरप्शन ऑफ द पिट्यूटरी स्टॉक, जिसमें ट्यूमर्स, ट्रॉमा, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जो आपके प्रोलैक्टिन के लेवल्स को बढ़ा सकती है। इसके अलावा हमारे पास थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करती है। तो अगर आपके पास कंडीशन है, फॉर एग्जांपल हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म में जब कंडीशन आती है ना हाइपोथायरॉयडिज्म में, तो आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में जब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बढ़ा हुआ हो तब आपके अंदर प्रोलैक्टिन भी बढ़ जाता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन, आपके ना जो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर लैक्टोट्रफ्स है ना, सेल्स होते हैं जो प्रोलैक्टिन को बनाते हैं। तो एस्ट्रोजन जो है वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर लैक्टोट्रफ्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एक्सेसिव प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करे। तो अगर बॉडी में एस्ट्रोजन एक्सेस में, या कोई आप ऐसी मेडिकेशन दे रहे हो जिसके अंदर एस्ट्रोजन है, तो आपके अंदर प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़ सकते हैं। सो मेजर जो फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस होता है ना प्रोलैक्टिन का, कि नॉर्मली प्रोलैक्टिन का प्रोड्यूस हो रहा होता है एक्सेस में, वो होती है प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी और उसके बाद जब बेबी पैदा होता है, तो बेबी जब ब्रेस्ट सकलिंग करता है ना, यानी जो उसका एक फिनोमेना होता है जिसमें वो ब्रेस्ट मिल्क को सकल करता है, ब्रेस्ट मिल्क को पीता है जो बेबी होता है, वो जो सकलिंग का एक्शन होता है ना बेबी का, जिसे हम सकलिंग कहते हैं, वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है कि वो आपके अंदर प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस करे। समझ आइए, जो न्यूरल सकलिंग होती है जो बेबी करता है, ठीक है, वो आपको स्टिमुलेट करती है ब्रेन को कि वो एक्सेस में प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करे। इसीलिए अगर आपको कोई चेस्ट वॉल इंजरी है जो आपको मिमिक कर रही है उसी सकलिंग एक्शन को, कोई चेस्ट वॉल इंजरी है, उस केस में भी कोई पैथोलॉजिकल स्टिमुलेशन हो रही होती है, उसको पैथोलॉजिकल स्टिमुलेशन कहेंगे, फिजियोलॉजिकल नहीं कहेंगे। फिर पैथोलॉजिकल स्टिमुलेशन होगी जिसकी वजह से आपको प्रोलैक्टिन का एक्सेस हो सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ पेशेंट जिनमें रीनल फेलियर या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उनके अंदर भी प्रोलैक्टिन के लेवल्स रेज नजर आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है कि जो मेन काम प्रोलैक्टिन का होता है, मैंने आप लोगों को बताया लैक्टेशन, लैक्टेशन यानी मिल्क की प्रोडक्शन है। तो हमारे पास नॉर्मली जब प्रोलैक्टिन के लेवल बढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली या बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि जब प्रोलैक्टिन बढ़ते हैं तो हमारे पास हाइपोगोनेडिज्म हो जाता है। यानी हाइपोगोनेडिज्म यानी जो गोनेडल हार्मोन्स होते हैं उनकी कमी हो सकती है, either by suppression of gonadotropin secretion from pituitary or by inhibition of gonadotropin action at gonad।
अब इसकी डिटेल बुक में नहीं है, आपको करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बस एमसीक्यू के लिए बता रही हूँ कि जब प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है ना, क्योंकि उसका काम लैक्टेशन है, तो हमारे पास बॉडी के अंदर ओवरऑल हाइपोगोनेडिज्म हो जाता है, कि आपके गोनेड के हार्मोन्स डिक्रीज हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। बस आपको ये याद करना है एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट आ जाओ प्रोलैक्टिनोमा की तरफ। अच्छा, ये हमारे पास ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि प्रोलैक्टिन को डायरेक्टली सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिनोमास, दीज आर पिट्यूटरी ट्यूमर्स दैट डायरेक्टली सिक्रीट प्रोलैक्टिन। ये पिट्यूटरी में फॉर्म होने वाले ट्यूमर्स हैं जो कि प्रोलैक्टिन सिक्रीट करते हैं, इसलिए हम इनको प्रोलैक्टिनोमा कहते हैं, ठीक है जी। अब जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है ना, कि कौन सा पेशेंट क्या सिम्टम प्रेजेंट करेगा, वो डिपेंड करता है उसके जेंडर पे, उसके एज पे और ट्यूमर के साइज पे, क्योंकि डिफरेंट जेंडर्स और डिफरेंट एजेस के लोग डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं जिनको प्रोलैक्टिनोमा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यंगर वेमेन, प्री मेनोपॉजल वेमेन, ठीक है, प्री मेनोपॉजल वेमेन जिनके अभी मेनोपॉज नहीं आया, वो अगर उनके अंदर प्रोलैक्टिनोमा है, तो वो क्या कंप्लेन के साथ आती है, मेनिस्ट्रल इरेगुलरिटीज या एमेनोरिया, यानी उनको या तो पीरियड्स हो ही नहीं रहे होते या इरेगुलर हो रहे होते हैं। दूसरा इनफर्टिलिटी और गैलेक्टोरिया। गैलेक्टोरिया क्या होता है आगे बताऊंगी, अभी भी हल्का सा बताती हूँ। तो गैलेक्टोरिया बेसिकली हमारे पास लैक्टेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। नॉर्मली लैक्टेशन या ब्रेस्ट से मिल्क प्रोडक्शन कब होता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसका बेबी पैदा होता है। लेकिन जो औरतें जिनके अंदर लैक्टिनोमा होगा और प्री मेनोपॉजल होंगे, भी मेनोपॉज नहीं आया, वो गैलेक्टोरिया के साथ प्रेजेंट करेंगे कि उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन है विदाउट एनी प्रेगनेंसी, ठीक है, तो वो ये प्रेजेंट करेंगे। मेन और पोस्ट मेनोपॉजल आएंगे, हेडेक आएगी, आ रहा, लिबिडो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी उनके अंदर रिड्यूस लिबिडो होता है, रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर होता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आदमी इस तरह प्रेजेंट करते हैं जिनके अंदर प्रोलैक्टिन हो गया। ये डिफरेंशिएट करता है जेंडर, एज और साइज ऑफ ट्यूमर कि क्या फर्क आ जाता है। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमारे पास प्रोलैक्टिन रेस तो है, लेकिन कितना रेस इंडिकेट कर रहा है प्रोलैक्टिनोमा को, ठीक है। सब्सटैंशियल एलिवेशन इन प्रोलैक्टिन, यानी अच्छी खासी प्रोलैक्टिन में रेस दैट इज ग्रेटर देन 150 नैनोग्राम पर एमएल, ये इंडिकेट कर रही होती है प्रोलैक्टिनोमा। ये इंडिकेटिव है, मैं भी नीचे जाओ बेटा जी। हाँ, ये इंडिकेटिव है प्रोलैक्टिनोमा के। हाउएवर मॉडेस्ट एलिवेशन, मॉडेस्ट यानी 25 से 100 नैनोग्राम पर एमएल, ये हमारे पास देखा जाता है पिट्यूटरी स्टॉप इंटरप्शन में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डोपामिन एंटागोनिस्टिक मेडिकेशन ले रहे हो, मैंने कहा डोपामिन कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा होता है और उसका काम होता है प्रोलैक्टिन को रोक के रखना, कम रखना। हाउएवर अगर आप कोई डोपामिन का एंटागोनिस्ट ले रहे हो, यानी ऐसी दवाई जो डोपामिन को खत्म कर रही है, तो नेचुरली प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा अदर मेडिकल कंडीशन सच एज प्राइमरी थायराइडल फेलियर एंड रीनल फेलियर, पीसीओएस। मैंने आपको कहा हाइपोथायरॉयडिज्म के केस के अंदर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बढ़ जाता है, जो इनडायरेक्टली आपके प्रोलैक्टिन को रेज कर रहा होता है। तो मॉडेस्ट एलिवेशन होती है हमारे पास इन केस ऑफ डोपामिन एंटागोनिस्टिक मेडिकेशंस और प्राइमरी थायराइड फेलियर, रीनल फेलियर और पीसीओएस। इसके अलावा कुछ प्रोलैक्टिन की रेज आती है ब्रेस्ट और जेनिटल स्टिमुलेशन से भी, ब्रेस्ट और जेनिटल को स्टिमुलेट करने से भी मॉडरेट एलिवेशन हो जाती है प्रोलैक्टिन की, ठीक है जी। इसके अलावा सिग्निफिकेंट हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया में भी सी एन प्रेगनेंसी, ये फिजियोलॉजिकल रेज है कि प्रेगनेंसी में हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया मतलब प्रोलैक्टिन नेचुरली रेज हो जाती है, क्योंकि जरूरत होती है उसकी उस टाइम पे। अच्छा, अब हम लोगों ने बेसिकली हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया को वैल्यूएट और डायग्नोज करना कैसे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम लोगों ने ना एंडोक्राइन कॉजेज ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया को रूल आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने केयरफुल हिस्ट्री लेनी है और फिजिकल एग्जामिनेशन लेनी है, टेस्टिंग वगैरह होगी, ये देखने के लिए कि हमारे पास जो अगर एंडोक्राइन कॉज है कोई प्रोलैक्टिनेमिया के, कोई हार्मोनल कॉज है, उसको हम रिमूव कर दें, ठीक हो गया, पहले ये करना है। इसके अलावा आपने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्री T4 को चेक करना है, एलिमिनेट करने के लिए हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कहीं हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से थोड़ी एलिवेट हुआ होगा। इसके अलावा अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि कोई पिट्यूटरी ट्यूमर है पेशेंट के अंदर, तो आपने क्या करना है कि आपने जो एंटीरियर पिट्यूटरी का एक ट्यूमर होगा ना, तो आपने देखना है कि क्या बाकी के हार्मोन, उनकी इवैल्यूएशन करनी है कि कोई बाकी के हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी जिनको हैंडल कर रही है, उनके अंदर भी एलिवेशन है कि नहीं। साथ में आपने एक हाई रेजोल्यूशन एमआरआई परफॉर्म करानी है टू चेक फॉर द ट्यूमर, ठीक हो गया। ये क्लिनिकल एवैल्यूएशन है हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया।
फिर आ जाता है इडियोपैथिक गैलेक्टोरिया। ये आपको अगर आएगा तो एमसीक्यू में आएगा। ये क्या होता है? गैलेक्टोरिया मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर फीमेल के अंदर ब्रेस्ट से मिल्क की प्रोडक्शन हो रही होती है, लेकिन उसको ना कोई प्रेगनेंसी होती है, ना वो नर्सिंग, ना वो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करी होती है। ऐसे केस को गैलेक्टोरिया कहते हैं। इडियोपैथिक गैलेक्टोरिया क्या होता है कि लैक्टेशन औरतों के अंदर जिनके अंदर नॉर्मल प्रोडक्टिन के लेवल्स हैं, ठीक है, लैक्टेशन हो रही है लेकिन नॉर्मल प्रोडक्टिन के लेवल्स है, और उनके अंदर कोई पैथोलॉजी भी नहीं है, कोई कॉज भी नहीं है, कोई पैथोलॉजिकल इंडिकेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली उन औरतों में देखा जाता है जिनके अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई होती है, बहुत टाइम वो प्रेग्नेंट हुई होती है, इसलिए उनके अंदर ये इडियोपैथिक गैलेक्टोरिया कहलाता है, क्योंकि इसकी कोई कॉज नहीं है, कोई पैथोलॉजिकल कॉज नहीं है इस मिल्क की प्रोडक्शन की, बस हो रहा है, तो इसको कहते हैं इडियोपैथिक गैलेक्टोरिया। अभी किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ। कोई सवाल है बच्चों जी? नहीं आप भी आगे समझ। थोड़े थोड़े बच्चे बोलते भी हैं। वाह, चलो ठीक है, मैं भी सब इनको आगे तो मैं भागती हूँ, और आज वैसे भी बच्चे बहुत कम है, तो कल हम इंशाल्लाह हाइपोपिट्यूटरिज्म और आगे के जो है ना, मेरा ख्याल है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स पढ़ लेंगे। ओके अभी। चलो ठीक है, ओके, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।